दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि टाटा और महिंद्रा में से कौन सा ब्रांड गाड़ियों के मामले में ज्यादा बड़ा है, तो आपका जवाब टाटा ही होगा। लेकिन ये इमेज सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड है। जी हाँ, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में आज महिंद्रा उन्हें बुरी तरह से बीट कर रहा है। भारत में जहां टाटा ने 2022 में 5.25 लाख कार्स बेची थी और वो तीसरे नंबर पर थे, वहीं महिंद्रा ने 3.33 लाख कार्स बेची थी और वो चौथे नंबर पर थे। लेकिन टाटा सिर्फ भारत के आसपास के देशों में अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट करता है, जबकि महिंद्रा की डिमांड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में भी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में सबकी फेवरेट टाटा कैसे बाहर महिंद्रा से पीछे है और महिंद्रा कंपनी ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से टाटा कंपनी चाहकर भी इनकी बराबरी नहीं कर सकता। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम इन दोनों कंपनीज के फॉरेन मार्केट की बात कर लें तो दोनों ही कंपनीज 100 से भी ज्यादा देशों में अवेलेबल हैं। लेकिन ये उनके ओवरऑल प्रोडक्ट्स की बात है। अगर हम सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स पर फोकस करें तो पाएंगे कि टाटा मोटर्स सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपनी कार्स बेच रहा है, जबकि महिंद्रा का बिजनेस काफी फैला हुआ है। ऐसे में महिंद्रा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में तो गाड़ियां बेचता ही है, लेकिन साथ ही इंडोनेशिया में भी उनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स में भी महिंद्रा ने अच्छा नाम कमाया है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें तो यूएई, केनिया, मोजाम्बिक, मोरक्को, ट्यूनीशिया और साउथ अफ्रीका में भी टाटा की अच्छी पकड़ है। और ये लोग साउदर्न और सेंट्रल अमेरिकन मार्केट्स में पेरू, शाइल, ग्वाटेमाला जैसे देशों में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये बात कई लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि टाटा ग्रुप के पास डेवू, जैगवार और लैंड रोवर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, जबकि महिंद्रा के पास इस तरह का कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। तो फिर कैसे महिंद्रा की सेल्स और रीच टाटा से ज्यादा हो सकती है? अब यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर सकती है। और दोस्तों, वो ये है कि महिंद्रा की सक्सेस के पीछे जो पहला कारण है वो उनकी गाड़ियां नहीं है, बल्कि उनके ट्रैक्टर्स हैं। जी हाँ, शायद आप जानते ही होंगे कि इस समय अगर ट्रैक्टर सेल्स को देखा जाए तो महिंद्रा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है और अमेरिका जैसे देशों में भी महिंद्रा तीसरे सबसे बड़े ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हैं। यूएस में तो उन्होंने 1994 से ही अपने ट्रैक्टर्स बेचने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद वो 2005 में ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचे। चीन में भी पहले महिंद्रा ने कई सारे जॉइंट वेंचर्स के जरिए खुद को स्टैब्लिश किया है और वहां भी अपना नाम बना लिया है। अब इससे हुआ ये कि इन देशों में महिंद्रा का नाम लोग जानने लगे और उन्हें यहाँ पर एंट्री मिलती चली गई थी। वहीं अगर हम टाटा ग्रुप की बात करें तो उन्होंने डेवू जैसे साउथ कोरियन ब्रांड्स को अक्वायर तो जरूर कर लिया है, लेकिन उसके बाद कभी उन गाड़ियों को टाटा के नाम पर नहीं बेचा। साउथ कोरिया में जहां टाटा डेवू की गाड़ियों को डेवू टाटा के नाम से बेचता है, तो वहीं दूसरे देशों में तो उन्होंने टाटा नाम को इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऐसे में मार्केट में टाटा के नाम को जानने वाले लोग काफी कम हैं और जिन्हें टाटा का नाम पता भी है उन्हें भी यही लगता है कि वो सिर्फ इन ब्रांड्स के मालिक हैं, लेकिन खुद टाटा की इनकी डिजाइनिंग में कोई हाथ नहीं है। अब ऐसे ही अगर बात करें जैगवार और लैंड रोवर की, तो उनके साथ ही मुसीबत ये है कि वहां वो चाहकर भी अपना नाम नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये ब्रांड्स काफी हाई एंड कस्टमर्स को सर्व करते हैं और इनकी ब्रांड इमेज के साथ खेलना टाटा को महंगा भी पड़ सकता है। अब वहीं पर महिंद्रा की स्ट्रैटेजी देखिए, जिन्होंने जब कोई जॉइंट वेंचर भी किया तो उसमें अपना लोगो और अपना नाम जरूर ऐड किया ताकि लोग उन्हें पहचानना शुरू कर दें। लेकिन जब महिंद्रा का नाम हो गया तब उन्होंने धीरे धीरे इन मार्केट्स को अपनी गाड़ियों से इंट्रोड्यूस किया। अमेरिका की ही बात कर लेते हैं तो उन्होंने वहां पर रॉक्सर नाम की ऑफ रोड गाड़ी लॉन्च की, जो कि थार के डिजाइन पर बेस्ड है। ये एक ऑफ रोड गाड़ी थी जिसे रोड पर चलाना इलीगल था, लेकिन महिंद्रा का ये फैसला काफी समझदारी भरा था, क्योंकि महिंद्रा को पता था कि जो लोग उनके ट्रैक्टर्स को जानते थे वही सबसे पहले उनकी गाड़ियां खरीदेंगे और उन्हें ऑफ रोड व्हीकल्स ही चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने रॉक्सर को खरीदा उन लोगों ने अपनी तरफ से इसमें मॉडिफिकेशंस करने शुरू कर दिए और उसे वहां के लॉज के हिसाब से रोड पर चलाने लायक भी बना लिया। अब ये स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा स्मार्ट थी दोस्तों, क्योंकि अगर महिंद्रा डायरेक्टली अपनी XUV 300 जैसी गाड़ियों को अमेरिका में लॉन्च कर देता तो फिर उनकी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर वाली इमेज के साथ वो सूट नहीं करती। लेकिन क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी इमेज को एक्सपैंड कर रहे थे, इसलिए वहां के लोगों में भी इस ब्रांड के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ने लगी। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी महिंद्रा ने 2009 में अपने ट्रैक्टर्स के बाद अपने स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक को इंट्रोड्यूस किया, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी अच्छा था और इसके बाद से अब तक वो अपनी हर मेजर SUV को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर चुके हैं। और रिसेंटली उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो N और XUV 700 जैसी लेटेस्ट गाड़ियों को भी वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। इन गाड़ियों की क्वालिटी के कारण वहां के इंडिपेंडेंट रिव्यूअर्स ने भी इन गाड़ियों की बहुत तारीफ की है, जिससे उनकी ब्रांड इमेज बढ़ने लगी है।
अब साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां भी टाटा कई सालों से एक्टिव है और इस समय महिंद्रा साउथ अफ्रीका का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एक ब्रांड है और ईयर ऑन ईयर वो 78% की ग्रोथ वहां पर कर रहे हैं और जल्द ही महिंद्रा साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन सकती है। उन्होंने स्कॉर्पियो को भी साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया है और ये वहां की टॉप 3 बेस्ट सेलिंग पिकअप ट्रक्स की लिस्ट में शुमार है। महिंद्रा ने साउथ अफ्रीका की नीड्स को ध्यान में रखते हुए वहां स्कॉर्पियो पिकअप के कई सारे वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए थे, जिसमें नॉर्मल पिकअप ट्रक से लेकर उनके एम्बुलेंस वेरिएंट्स भी शामिल हैं और अब वो वहां पर अपनी हाई एंड गाड़ियां भी बेचना शुरू कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में मिलने वाली गाड़ियों को भी उन्होंने इंडियन कार्स के स्टैंडर्ड पर ही बनाया है, जिस वजह से उनकी XUV 300 साउथ अफ्रीका की सेफेस्ट कार्स के लिस्ट में पहले नंबर पर आती है। इस एक्सपैंडेड बिजनेस का फायदा भी महिंद्रा को बहुत ज्यादा होता है क्योंकि अब वो अपनी गाड़ियों की सेल्स के लिए इंडियन मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उनका गेटवे पिकअप ट्रक है, जिसे इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका और दूसरे मार्केट्स में आज भी ये काफी अच्छी सेल्स जनरेट कर रहा है। पर अकेले एक्सपेंशन ही उनकी सक्सेस का कारण नहीं है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि महिंद्रा के पास एक एडवांटेज ये भी है कि भारत में बेस्ड होने के कारण उन्हें बजट में रहकर अच्छी कार्स बनाना आता है, जिस वजह से महिंद्रा इन मार्केट्स में अपने कॉम्पिटिटर्स के बराबर या फिर उनसे भी अच्छी गाड़ियां बना रहा है। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि बेहद कम पैसों में वो लेटेस्ट और हाई एंड फीचर्स दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए ये गाड़ियां ट्राई करना बेहद आसान है और बजट में है। क्योंकि कम कॉस्ट में कार बनती है तो कम पैसे लगते हैं, जो अपने आप कार को सस्ता कर देते हैं। इसके साथ ही महिंद्रा ने अपनी R&D पर भी काफी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उन्होंने बहुत सारे इंजीनियरिंग फर्म्स को या तो खुद बिल्ड किया है या खुद एक्वायर कर लिया है। इसका एक उदाहरण आपको महिंद्रा एडवांस डिजाइन यूरोप या मेड के रूप में मिल जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल फर्म है और यूके में बेस्ड है और इस फर्म की मदद से वो लोग इस तरह के डिजाइन बनाने में कामयाब हुए हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। आज से कुछ वक्त पहले जहां महिंद्रा की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज उनके बोरिंग और आउटडेटेड डिजाइन हुआ करते थे, अब मेड की मदद से वही डिजाइन्स दुनिया भर में तारीफ बटोर रहे हैं। अब एक आखिरी सवाल आपके मन में यह भी आ रहा होगा दोस्तों कि अगर महिंद्रा की ये स्ट्रैटेजी इतनी ही अच्छी है तो आखिर टाटा ने इसे कॉपी क्यों नहीं कर लिया। ये एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। सोचिए कि क्या आज से 10 साल पहले इंडिया में कोई टाटा की गाड़ियों की बात कर रहा था? नहीं, क्योंकि टाटा की गाड़ियां फिर चाहे वो इंडिका हो, सुमो हो या फिर हेक्सा, भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और 2005 से 2015 के बीच में उनकी सेल्स बढ़ने की बजाय गिरती जा रही थी। इसी समय महिंद्रा अपनी थार, बोलेरो और स्कॉर्पियो के जरिए इंडियन मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जिसका मतलब है कि उनके पास इतना वक्त था कि वो अपने इंटरनेशनल वेंचर्स पर फोकस कर पाए और वहीं उसमें काफी सारा पैसा भी इंजेक्ट कर सके। टाटा की गाड़ियों की सेल्स 2015 के बाद दोबारा से बढ़नी शुरू होती है, जब उन्होंने सफारी के अलावा अपनी सभी पुरानी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया और एक बार फिर से वो नए सिरे से वो बेहतर इंजन्स और डिजाइन्स के साथ इंडियन मार्केट को कैप्चर करने लगे। अब फाइनली टाटा के पास प्रॉफिट्स भी है और साथ ही इस तरह की गाड़ियां भी हैं जो किसी भी फॉरेन ब्रांड से कम्पीट कर सकती हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने इस स्पेस में एक तरह से लेट एंट्री की है। अब महिंद्रा की वजह से बहुत सारे देशों में इंडियन कार ब्रांड्स की एक्सेप्टेंस भी बढ़ गई है और ऐसा लगता है दोस्तों कि इसका फायदा अब टाटा को भी मिलेगा, स्पेशली उन मार्केट्स में जहां महिंद्रा ऑलरेडी एक बड़ा नाम है। इसलिए आने वाले कुछ सालों में हम देख पाएंगे कि टाटा की इंटरनेशनल सेल्स भी एकदम से जंप करेगी, लेकिन अभी के लिए तो महिंद्रा ही इनसे इस फील्ड में आगे है। आपको क्या लगता है कि क्या टाटा भी महिंद्रा की तरह इंटरनेशनल मार्केट्स में खुद का ब्रांड स्टैब्लिश कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।